हेलो बच्चा पार्टी। हेलो बच्चा पार्टी, अगर आप न्यू एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप देखना चाहते हैं कि न्यू एनसीईआरटी बुक कैसी है क्लास नाइन्थ की, और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। जो बच्चे ऑलरेडी नाइन्थ क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे उनके लिए ये देखना होगा कि क्या कुछ ज़्यादा चेंज हुआ है इस बुक में या फिर नहीं। तो बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8, जर्नी इनसाइड द एटम। और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एटम्स, ह्यूमन बॉडी है, ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, प्रोटीन है, सिलिकेट्स हैं, ब्रिक है, वॉल है, रूम है, हाउस है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम दिया हुआ और इससे बताया गया कि ये सारी चीज़ें जो भी बनी हुई हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई ऑर्गन हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो वॉल हो, या फिर ब्रिक ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं वो बनी हैं एटम से मिलकर। ओके, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सब ही चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो यही रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है। हमारा आज का सेशन मोस्टली वर्बल एक रीडिंग रहेगी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी आज नहीं होगा। मेरी ये फर्स्ट क्लास है तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसे रीड करें और उसके बाद अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप चाहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट और उसका अंडरस्टैंडिंग मैं फिर से क्लास लेकर आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा मुझे। तो प्लीज़ अगर आप इस क्लास तक पहुँचते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे। और आपके सजेशंस वेलकम है क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास है। तो अगर आप चाहेंगे कि कोई सजेशन या फिर क्लास को और अच्छा बनाया जा सकता है तो ऐसे सजेशंस के लिए भी इस क्लास में वेलकम है आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक इट ओवर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस टाइप दिए हुए हैं। आर एटम्स द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स। उन्होंने पूछा है कि एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो देखेंगे अभी इसको पढ़ने के बाद। वाई डू इलेक्ट्रॉन्स नॉट फॉल इन टू द न्यूक्लियस इवन दो दे आर अट्रैक्टेड टू प्रोटॉन्स इन इट। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस यानी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर एटम के अंदर न्यूक्लियस है और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, वो भी क्वेश्चन देखेंगे और वो भी हम लोग पढ़ने के बाद रीडिंग में देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू साइंटिस्ट कीप मॉडिफाइंग एटॉमिक मॉडल्स। टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट एटॉमिक मॉडल को क्यों मॉडिफाई करते जा रहे हैं, क्यों उसका मॉडल चेंज करते जा रहे हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एवरीथिंग दैट यू सी और ऑब्जर्व और फील अराउंड इज मैटर। ठीक है, हमारे आसपास कोई सी भी चीज़ हो जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, जिसे हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो हमारे सामने है, वो सब कुछ मैटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक वॉल है, वो मैटर है। आपके सामने आपने क्लोथ्स पहने हुए हैं, आपने खाना खाया है, आपने कुछ भी जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, इवन एयर को आप फील करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उसके अंदर भी मैटर प्रेजेंट होते हैं। यू हैव लर्न दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर के अंदर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टेनी पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। टेक अ क्लोजर लुक एट द पिक्चर गिवन अबव। What do you observe? Do you notice that both living beings like us and non-living things like a house are ultimately composed of atoms? अब इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए कहा है और इस पिक्चर को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक हाउस है। हाउस कैसे बनता है, रूम से मिलकर बनता है। रूम कैसे बनता है, रूम बनता है वॉल से। और वॉल कैसे बनती है, ब्रिक्स से। ब्रिक्स कैसे बन रही है, सिलिकेट से। और सिलिकेट्स किससे बन रहा है, एटम से। तो आपने देखा ये नॉन लिविंग थिंग है और किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनेगा, ऑर्गन से मिलकर बनेगा। ऑर्गन किससे मिलकर बनता है, टिश्यू से मिलकर बनता है। टिश्यू किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। और सेल कैसे बनते हैं, प्रोटीन से। और प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनता है आपका एटम से ही। तो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, ये जो एटम्स हैं, यही एटम्स नॉन लिविंग थिंग्स में भी होते हैं और यही एटम्स लिविंग थिंग्स में भी होते हैं। ठीक है, तो एटम सेम होंगे। इसके बारे में आप वेट गाइस, ओके, आगे बढ़ेंगे और
फिर से देखते हैं, वापस आते हैं, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो चाहे लिविंग थिंग हो, वो सभी चीज़ें एटम से मिलकर ही बनी हुई हैं। These atoms are so tiny that they cannot be seen with naked eyes. ओके, ये कुछ नया नहीं है। ये एटम्स होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जिसे आप नेकेड आई से बिल्कुल भी देख नहीं सकते। यू मे बी वंडरिंग, इज एन एटम ट्रूली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और इट बी डिवाइडेड इवन फर्दर। क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या किसी भी एटम का सबसे स्मॉलेस्ट क्या किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है, या फिर एटम को फर्दर डिवाइड भी किया जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। साइंटिस्ट टू हैव बीन एक्सप्लोरिंग वेदर एटम्स आर डिविजिबल, इफ सो व्हाट आर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हाउ आर दीज अरेंज्ड। साइंटिस्ट ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एटम्स डिविजिबल हैं तो वो एटम्स किससे मिलकर बने हुए हैं और वो एटम्स अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं। लेट अस एग्जामिन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स इमर्ज्ड एंड हाउ इट हैज़ बीन इवॉल्व सिंस देन। अब यहाँ पर एक पूरा ओवरव्यू आपको दिया जाएगा कि किस तरीके से एटम इमर्ज हुआ, कैसे एटम के बारे में पता चला और तब से एटम कैसे इवॉल्व हो रहा है, इसके बारे में पता करेंगे। मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किया दोस्तों studentbrew.in से। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये पीडीएफ मिले, जिनके पास न्यू बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप जाएंगे इस यहाँ पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट को एंटर करेंगे गूगल पे और वहाँ से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो मुझे वहाँ से ये पीडीएफ मिला है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ और मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ उसे। ओके, रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी, एटम्स की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एटम्स के बारे में जाना, उसके बारे में इन्होंने स्टार्ट से पूरी स्टोरी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देखते हैं। लेट अस एम्बार्क ऑन अ जर्नी दैट टेक्स अस बैक मोर देन 2000 ईयर्स टू द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड एंशिएंट ग्रीस। ठीक है, हमें लगभग 2000 साल पहले पीछे जाने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पर एक ऐसा लैंडस्केप था जहाँ पर इंटेलेक्चुअल जो स्टडी करना चाहते, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, जो जानना चाहते थे कि नेचर के मिस्ट्रीज़ क्या हैं, कैसे नेचर में अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे मतलब सारी चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग्स हो, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में जानना चाहते थे। तो ये स्टोरी है वहाँ हमारे एंशिएंट इंडिया की और एंशिएंट ग्रीस की। इन दीज डिस्टेंट येट रिमार्केबली पैरेलल सिविलाइजेशन। अब हमारी इंडियन जो सिविलाइजेशन थी वो अलग थी, जो ग्रीस सिविलाइजेशन थी वो अलग थी। दोनों रिमार्केबल थे, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने इन सभी एटम्स के बारे में सोचा और उसके बारे में बताया। जैसे सच एज आचार्य कनद इन इंडिया, आचार्य कनद है इंडिया में, ल्यूकिपस एंड डेमोक्रिटस in Greece pondered over the same fundamental question that has continued to inspire human inquiry across century, what is everything made up of। ये जिन भी आप कह सकते हैं थिंकर्स कह सकते हैं, फिलोसोफर कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, तो उनके पास एक क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के बारे में सोचते रहते थे कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो किससे बनी हुई हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, किससे बना हुआ है, क्या सब में सेम चीज़ें हैं या फिर डिफरेंट हैं। तो आचार्य कन्नद क्या कहते हैं? आचार्य कन्नद सजेस्ट दैट इफ मैटर, उन्होंने इसे मैटर को हिंदी में द्रव्य कहा जाता है, इज़ डिवाइडेड रिपीटेडली यू विल रीच अ स्टेज where you would encounter the smallest particles that can no longer be divided। उन्होंने बोला कि अगर एटम्स को लगातार डिवाइड किया जाए तो एक ऐसी स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा और फिर उसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। एंड ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स परमाणुस, उन्होंने उस पार्टिकल को परमाणु कहा। हिज आइडियाज़ आर रिकॉर्डेड इन दिस संस्कृत टेक्स्ट वैशेषिका सूत्रास। ठीक है, इस संस्कृत की एक किताब है, वहाँ पर उनके आइडियाज़ के बारे में लिखा हुआ है। अ परमाणु इज़ इनफाइनेटली स्मॉल एंड कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। उन्होंने बोला कि परमाणु इतना छोटा है कि हम अपने सेंसेस से इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना छोटा होगा, कितना स्मॉल पार्टिकल होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फॉर्म्स ग्रुप ऑफ 2 परमाणुस एंड ट्रायड्स ग्रुप ऑफ 3 परमाणुस एंड सो ऑन। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन जैसे 2 एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, 3 एटम्स कंबाइन हो सकते हैं। इट इज़ आउट ऑफ दीज कॉम्बिनेशन दैट द होल ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स इंक्लूडिंग द बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग इज क्रिएटेड। उन्होंने बताया कि इन्हीं एटम्स के कॉम्बिनेशन से इस यूनिवर्स की जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सारी बनी हुई हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग ही क्यों ना हो, नॉन लिविंग तो बनी ही हुई हैं,
लेकिन लिविंग बीइंग भी बनी हुई हैं। However, this description does not specify the proportions in which परमाणु combine to form different substances. उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने एटम्स कंबाइन होंगे तो कौन सा सब्सटेंस बनेगा, कितने एटम्स कंबाइन होंगे तो कौन सा दूसरा सब्सटेंस बनेगा, लेकिन हाँ एक रफ़ आइडिया उन्होंने ज़रूर दे दिया कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिफरेंट थिंग्स या ऑब्जेक्ट हैं, आइदर दे आर लिविंग बीइंग्स और दे आर नॉन लिविंग्स, all are created from a small particles called Pramanus. On the other hand, the Greek philosophers Leucippus and Democritus also proposed, उन्होंने भी एक similar idea दिया. They call these indivisible particles atomos. In Greek, atomos means indivisible. उन्होंने भी इस पार्टिकल को atomos बोला, और atomos का मतलब होता है ग्रीक में indivisible, जिसको further divide ना किया जा सके. You must remember that the concept of atom originated as an imaginary idea rather than from experimental observation. हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब concept of atom originate हुआ तो एक imaginary idea था, imagination में चल रहा था सब कुछ. ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिखा दिया और लोगों ने इसे मान लिया. उस टाइम पर एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बहुत कम होती थी, इवन सारी चीज़ें थ्योरी में ही पॉसिबल थी या फिर इमेजिनेशन में ही पॉसिबल थी. मैनी सेंचुरीज़ लेटर इन 1808 जॉन डेल्टन, काफ़ी टाइम बीत गया और उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जॉन डेल्टन, और उन्होंने प्रपोज किया अपनी एक एटॉमिक थ्योरी. और उस एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, इट वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट टाइम. उस टाइम पर जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जा सकते थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, और उस थ्योरी को कहा गया डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और वो क्या प्रपोज करते हैं, ही प्रपोज दैट ऑल मैटर इज़ कंपोज ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. उन्होंने बोला कि जो भी मैटर है, आइदर दे आर लिक्विड, दे आर गैस और दे आर सॉलिड, ऑल आर कंपोज ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. वो सभी एटम से मिलकर ही बने हुए हैं, और वो एटम्स कैसे हैं, इनडिविजिबल हैं, उनका फर्दर डिवीज़न नहीं हो सकता. दैट इज़ the atoms are the fundamental building blocks of matter that cannot be broken down into smaller parts. ठीक है, यानी कि उन एटम्स को फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिविजिबल या डिवाइड नहीं किया जा सकता. डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मैटर इज़ मेड. उनकी थ्योरी में ही सबसे पहले ये बताया गया कि हाँ मैटर कैसे बनते हैं, मैटर को कैसे बनाया जाता है. इट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. और आज हम लोग जो भी एटम्स के बारे में जानते हैं, उसका अगर आप उसके बारे में अगर कहा जाए कि उसका फाउंडेशन किसने रखा था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें डेल्टन के लॉ पर या फिर उनकी एटॉमिक थ्योरी को ही उसका क्रेडिट जाना चाहिए. यू मे बी वंडरिंग हाउ डेल्टन्स आइडिया इवॉल्व इनटू अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. उन्होंने ये भी बोला कि कैसे डेल्टन के आइडिया से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसको बोला गया कि एटम का एक मॉडल क्रिएट किया. फॉलोइंग डेल्टन्स थ्योरी साइंटिस्ट वर क्यूरियस टू नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. जब डेल्टन ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया तो कुछ क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एटम्स मेड अप ऑफ. जो एटम्स थे वो कैसे बनते हैं. व्हाट वुड एटम्स लुक लाइक इफ़ वी वी कुड सी देम. अगर हम लोग एटम को देख पाते तो वो कैसे दिखाई देते. व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट. दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनके एटम्स कैसे डिफरेंट होंगे. इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करना था अब साइंटिस्ट को. आगे बढ़ते हैं. शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल्स. एक हिस्टोरिकल जर्नी है, उस जर्नी के साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे. मोर देन 100 years ago scientists try to imagine what atoms might look like by proposing simple models. साइंटिस्ट ने शुरुआत में मतलब कई सौ सालों पहले उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, और थ्योरी में वो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे एटम का एक सिंपल मॉडल होगा. न्यू एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड एंड न्यू एविडेंस केम टू लाइक. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एविडेंस आए. दीज मॉडल्स वर चेंज एंड इम्प्रूव्ड. टाइम के साथ साथ मॉडल्स बदलते गए, उन्हें इम्प्रूवमेंट आती गई. ऑल्दो वी नाउ नो दैट अर्ली मॉडल्स वर नॉट फुली करेक्ट. आज क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकल वे में काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, हमारे पास चीज़ों को 1 लाख टाइम्स मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं. तो उनको देखने के बाद जब हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए गए थे तो उन्हें देखा तो ये हमें पता चल गया कि हाँ उन मॉडल्स में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, लेकिन फिर भी एक
स्टार्टिंग पॉइंट अगर कहा जाए तो वो हमें वहीं से मिला था. दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे शो हाउ साइंस मूव फॉरवर्ड. वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसे हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंड तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां पर हम लोगों ने किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ जान लिया हो, लेकिन 100% करेक्शन अभी भी नहीं है वहाँ पे. वन स्टेप एट अ टाइम, ड्राइवन बाई क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जब आप क्वेश्चंस करते हैं, जब आप क्यूरियस होते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तब आप चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानते हैं. Until the late 19th century, atoms were thought to be the smallest indivisible unit of matter. यहाँ तक कि 19th century जब ख़त्म होने वाली थी तब भी हम लोग यही मानते थे कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, जिसको डिविजिबल या फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता. However, scientists discovered that certain elements emit invisible energy and particles called radiation. लेकिन बाद में साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो कुछ एनर्जी को एमिट करते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हैं, और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकालते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन के फॉर्म में निकालते हैं. जैसे जब आप देखते हैं कि जब आप क्रैकर्स फोड़ते हैं तो वहाँ से स्पार्कल प्रोड्यूस होता है, तो एक हिसाब से वहाँ से एनर्जी निकल रही होती है, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकल रही होती है. तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एटम्स होते हैं वो इनविजिबल एनर्जी को एमिट करते हैं, और उस एनर्जी को कहा जाता है रेडिएशन. Okay. Atoms do not show any color. The colors depicted in the diagrams are for illustrative purpose only. यहाँ पर शायद इन्होंने कोई डायग्राम बनाया हुआ है और उसमें बताया है कि उसको उन्होंने कलर कर दिया है, तो वो बताना चाह रहे हैं कि एटम का कोई कलर नहीं होता, बस वो चीज़ों को अच्छा सा दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ पर कलर दिखाया हुआ है. एंड अ फिनोमिना नोन एज रेडियो एक्टिविटी. वो जो रेडिएशन निकलने एनर्जी एमिट करता है कोई भी एटम, तो उस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है. They showed that atoms must be composed of smaller particles, proving that they were not indivisible as previously believed. They show, इससे ये पता चलता है कि जो एटम्स होते हैं उसमें भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे जो एटम से भी छोटे होंगे, और इससे ये पता चल गया कि हाँ, एटम तो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है जैसा कि पहले जाना जाता था. In 1897, J.J. Thomson studied the conduction of electric current through gases at a very low pressure. 1897 में J.J. Thomson जी आते हैं और एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं, उसमें वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और हाई वोल्टेज अप्लाई किया, एंड ही ऑब्जर्व रेज मूविंग फ्रॉम द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो 2 इलेक्ट्रोड थे, एक तरफ था कैथोड और दूसरी तरफ था एनोड, तो उन्होंने देखा कि जो रेस थी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी. दीज वर कॉल्ड कैथोड रेज. उन रेस को कैथोड रेज बोला गया क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी. बाय स्टडिंग दीज कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ही कंक्लूडेड दैट दे आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. उन्होंने बताया, जब उन्होंने फर्दर इसको स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, उसी रेज़ में मैग्नेटिक फील्ड में उस रेज़ को ट्रैवल कराया, तो उन्होंने देखा कि ये जो रेज़ हैं उसमें कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसका मास बहुत कम है. एंड दीज पार्टिकल लेटर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. उन्हीं पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स बोला गया. वर एमिटेड फ्रॉम एटम्स, जो एटम से निकले थे, इंडिकेटिंग दैट एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम से निकलने वाला ये पार्टिकल है, इसका मतलब एटम से कोई छोटा पार्टिकल प्रेजेंट है, और उस सब एटॉमिक पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन. अब ये देखिए, ये उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और उसका एक डायग्राम बनाया हुआ उन्होंने. ये वैक्यूम पंप है ताकि यहाँ से एयर को भी निकाला जा सके. ये कैथोड एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है एनोड. ये कैथोड इलेक्ट्रोड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एनोड वाला इलेक्ट्रोड है. ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क सा पोर्शन, यहाँ से कैथोड के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे यहाँ से इस तरफ ट्रैवल किए, यानी कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल किए. ये पॉजिटिव पार्ट है, तो यहाँ से कुछ नेगेटिव पार्ट निकला था और वो अट्रैक्ट हो रहा था किधर? एनोड की तरफ. यहाँ पर इन्होंने हाई वोल्टेज देने के लिए यहाँ पर बैटरी लगा रखी थी, लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी. ये वैक्यूम पंप है और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहली बार डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. इट वॉज फाउंड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटीरियल ऑफ द कैथोड. उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये पता चला कि
कैथोड रेज जो थी किसी भी मटेरियल से निकल रही थी, मतलब किसी भी मटेरियल से कोई भी कैथोड रे अगर वहाँ से एमिट करती थी, मेटल चाहे कैसा भी रहा हो, कैथोड चाहे जैसा भी रहा हो, इलेक्ट्रोड चाहे जैसा भी रहा हो, हर बार वो जो कैथोड रेज थी उसका नेचर ऑलवेज सेम रहता था. इट शोड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल एटम्स. इससे ये पता चलता है कि चाहे कोई सा भी एटम क्यों ना हो, जो फंडामेंटल कंपोनेंट है सभी एटम्स का, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ज़रूर प्रेजेंट होगा. और उन्होंने बताया द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसे 1 मान लिया जाता है एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन एंड कन्वीनियंस, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो सके. ठीक है, तो ये था हमारी आज की फर्स्ट रीडिंग. अगर आपको ये पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रीडिंग मैं करता रहूँ तो प्लीज़ डू कॉमेंट in the comment section, and also like this video. If you have any suggestion regarding the teaching method, and if you want something change in this teaching method, please do comment, like, share, and please help guys. Thank you.